हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ वेद साइंस फाउंडेशन। और यहाँ पे हम तैयारी करते हैं भाई 9th और 10th के सारे टॉपिक्स की NSCGS के एग्ज़ाम के लिए, और हमारा जो NTSC एग्ज़ाम है, मेजर एग्ज़ाम है क्लास 10th का, उनके लिए तैयारी करते हैं। सो यू वेरी वेल नो, यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिला हुआ है पूरा। अगर आप जाके देखेंगे, केमिस्ट्री की सारी वीडियोस डली हुई हैं, मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज वीडियो है, लेवल वाइज है। अगर आप स्टार्ट करेंगे वीडियोस को तो दे स्टार्ट फ्रॉम NCERT लेवल, और उसके बाद लेवल जो है NTSC तक का हो जाता है। और अगर आपको NSCGS की तैयारी करनी है, आप 9th क्लास में हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे तो देखो ऐसा है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी ये वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और अपने आसपास भी देखो, जो बच्चे हैं, जो आपको लगता है क्लास 9th में है, क्लास 10th में, अगर आप 9-10th के नहीं हैं तो भी आप उनको शेयर करो, ताकि ये वीडियोस उन तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है भाई। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा हर जगह, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी कंटेंट पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए, बट एक बार देखिए कौन सा कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और कौन सा कंटेंट सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहा है। तो आपको इतना सा डिफरेंस आना चाहिए कि हम किस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, कहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो जो है आज की, जिसमें हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, पिछली 2 क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जितने भी केमिकल प्रेजेंट्स हैं वो मेजरली 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं बेटा। जितने भी केमिकल है मेजरली एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स में सब निपट जाते हैं। ठीक है, बट उसके बाद हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सब्सटेंस को एसिड क्यों कहते हैं, किसी सब्सटेंस को बेस क्यों कहते हैं, और सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी करके जान ली। कैसे जानी? क्योंकि हमारे पास थे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया था, और जो मेजर थ्योरीज, उसके अलावा भी थ्योरीज हैं जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करती हैं, बट ये मेजर थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती है कि कोई भी सब्सटेंस को एसिड कब कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस को बेस कब कहते हैं। एक्सक्यूज मी। तो क्या देखा हमने वहाँ पे, एसिड और बेस की जो थ्योरीज हैं जिनमें बताया जा रहा है कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज एक बार कर लेते हैं, ताकि आपको माइंड में आ जाए कि क्या किया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो आर्हीनियस है उनके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे स्पीशी थे जो H+ प्रोड्यूस करते थे इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और बेसिस क्या थे? जो OH- प्रोड्यूस करते थे। फिर आए ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? एसिड ऐसे स्पीशी हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, एज आर्हीनियस सेड। बट बेसिस क्या होते हैं? जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो एसिड्स आर डोनर एंड बेसिस आर एक्सेप्टर। एंड थर्ड थ्योरी वाज लुईस थ्योरी। लुईस ने क्या बोला था? एसिड्स ऐसी स्पीशी होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में बॉन्डिंग के बाद, रिबॉन्ड्स बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाते हैं, उनको हम कहेंगे एसिड्स। क्योंकि अब वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एसिड्स एंड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेसिस। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन जो हमने करी थी, जिससे हमें एसिड्स का पता लग गया था। तो अब हम जो चीजें कर रहे हैं, मान लो हमने तीनों थ्योरीज देखी, केमिकल्स पढ़े थे, हमने पहचान लिए कि दीज आर एसिड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द एसिड्स बिहेव। ठीक है, तो अब हमें पढ़नी है उनकी प्रॉपर्टीज, कैसे होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। और जब भी प्रॉपर्टीज की बात आती है, किसी भी चीज का बिहेवियर ऑब्जर्व करने की बात आती है, तो किसी भी केमिकल में वी डू इट इन 2 वेज। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई अब शुरू करते हैं एसिड से शुरू करेंगे। और जो चीज है एसिड्स में आज जो हमें करनी है वो क्या है? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो भी हमारे फिजिकल सेंसेस हैं बेटा जी, ठीक है, फिजिकल सेंसेस है, उनसे अगर हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लो आपके पास एक एसिड पड़ा हुआ है, आपके पास कोई भी केमिकल पड़ा हुआ है, आप फर्स्ट थिंग क्या करते हो? आप देखेंगे, उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिएक्शंस देख सकते हैं, उनकी जो नॉर्मल से रिएक्शंस हैं, यानी कि जो हम फिजिकली देख के कर सकते हैं, जिसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि एसिड्स में अगर आपको केमिस्ट्री में लैब में ना लेके जाया जाए और केमिकल प्रॉपर्टीज ना ऑब्जर्व करी जाए, रिएक्शंस ना हो, तब भी आप देख के कैसे पहचान सकते हैं किसी भी चीज के बिहेवियर से कि वो एसिड्स है या बेस है। सो सबसे पहली जो चीज है जो हमारे सेंस ऑर्गन फील कर सकते हैं, वो क्या है?
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में फर्स्ट है सॉर एंड टेस्ट। एसिड्स आर सॉर एंड टेस्ट, ठीक है भाई। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बिकॉज हमारी जो टंग है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि एसिड्स क्या होते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज हमें बहुत ही खट्टी लग रही है, टेस्ट में सॉर लग रही है, तो हम कहेंगे दे आर एसिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई एसिड्स की, कोई भी चीज अगर सॉर इन टेस्ट है। बट हर चीज को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, हर एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा एसिड्स का नाम, जैसे या तो क्या सोचते हैं हम कि एसिड्स से जो आपने कॉमनली चीज क्या सुनी है, एसिड अटैक्स होते हैं, एसिड को किसी चीज पर डाल दो बर्न हो जाती है। तो एसिड्स का हमने ऐसा रिगरस नेचर ही देखा है बहुत बार, ठीक है। बट एसिड्स जो होते हैं वो हम खाते भी हैं, एडिबल भी होते हैं, ठीक है। तो हम जो एडिबल एसिड्स है उनको तो टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई कहे कि भाई जाके सल्फ्यूरिक एसिड को, किंग ऑफ एसिड है वो, सल्फ्यूरिक एसिड को जाके टेस्ट करो कि वो सॉर इन टेस्ट है कि नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे हम, वो सॉर इन टेस्ट है तो उसको कैसे करेंगे हम कि ये जो चीज है सॉर इन टेस्ट है, तो उसको तो हम नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है सॉर इन टेस्ट, ये लिमिटेड चीजों पे अप्लाई होगा, लिमिटेड एसिड्स पे अप्लाई होगा। ऐसा क्यों है बेटा जी, क्योंकि हम सिर्फ एडिबल एसिड्स को ही, एडिबल चीजों को ही अपने टंग पे रखने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पता चले जल गई जीभ हमारी तो अलग बात है, ठीक है। सेकेंड जो है सॉर इन टेस्ट अगर हम नहीं देख सकते तो और क्या चीजें देख सकते हैं। एसिड्स आर good conductor of electricity. Acids are good conductor of electricity. एसिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी, हम देखेंगे आर्हीनियस ने जो हमें बात बताई थी उस पर चलते हैं। आर्हीनियस ने कहा था एसिड्स जो है दे डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयंस। और जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, तो वी नीड सम कैरियर्स। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो हमें क्या चाहिए बेटा जी, क्या चाहिए, हमें कुछ तो मीडियम चाहिए ना। हमें मीडियम तो चाहिए कि किस मीडियम से एसिड्स जो है वो एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो मेजरली जो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चीज चाहिए, ठीक है, तो वो क्या चाहिए बेटा जी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो किसी के पास या फिर आयंस हो। दीज आर द कॉमन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर ले, या फिर आयंस हो, यानी कि चार्ज स्पीशी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यानी कि चार्ज स्पीशी होनी चाहिए, सब न्यूट्रल नहीं, चार्ज भी होना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसिड्स जो है वो क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर है। बिकॉज रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है बेटा जी इसका, दे प्रोड्यूस H+ आयंस। अब देखो आयंस मिल गए हमें, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ एसिड कौन कंडक्ट कर रहा है, आयंस। और कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर आपको पता है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये तो हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या होता है, मेटल्स जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास क्या होता है, मेटल्स जो है वो गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, यानी कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो एसिड है ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, आयंस की वजह से। बेसिस भी किसकी वजह से करते हैं, आयंस की वजह से। एंड सॉल्ट्स भी, जो कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, वो भी आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो। और एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर हैविंग फ्री आयंस। आयंस कैसे फ्री हुए, द मोमेंट वी पोर एन एसिड इनटू वाटर, तो क्या होगा, इट ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से HCl हमने लिया है और उसका एक्वस सोल्यूशन लिया है, तो क्या होगा, H+ एंड Cl-, H+ एंड Cl नेगेटिव। सो दीज आर द आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस HCl। ठीक है भाई, ये क्लियरली समझ में आ गया कि फर्स्ट बिहेवियर है सॉर इन टेस्ट, वो सिर्फ एडिबल एसिड के साथ किया जा सकता है। और सेकंड बिहेवियर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हम चेक कर सकते हैं फिजिकली। कैसे चेक करेंगे, कोई हमने सेल लिया, उसको उसमें क्या किया, वाटर लेके उसमें एसिड डाल दिया और फिर देखा सेल का कनेक्शन जब पूरा करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज भी हम टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं फिजिकली। इसमें हमने कोई रिएक्शन नहीं करी, सिर्फ डिसॉल्व किया, देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है।
थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, यानी कि इसके नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ये चीज समझ ली है एसिड्स कैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, वो क्या है भाई? थर्ड जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है कि अगर कोई भी एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं तो वो क्या होते हैं? दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। और कोरोजन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं भाई क्या होते हैं, क्या होता है कोरोजन। तो कोरोजन होता है कि जो मेटल है हमारा उसका डिग्रेडेशन, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल, यानी कि जो मेटल की ऊपर वाली सरफेस है, अपर लेयर जो है वो किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करके धीरे धीरे डिग्रेड हो रही, खत्म हो रही, कंज्यूम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दैट मीन्स एसिड्स भी कहीं ना कहीं मेटल में कोरोजन कोज करते हैं। तो कैसे होंगे? जब भी किसी मेटल की सरफेस पे हम एसिड डालते हैं तो उसकी सरफेस जो है वो क्या कर जाती है बेटा जी? वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो कुछ और चीज बना लेती है, वो मेटल नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? उसका सोल्ट बना लेती है। यानी कि हम मेटल की सरफेस पे जब भी एसिड डालेंगे तो वो कोरोजन करेगा। और कोरोजन क्या था? कोरोजन क्या था? जब भी मेटल जो है वो किसी और चीज में चेंज हो जाए, ठीक है, मेटल मेटल ना रहे, मेटल प्योर मेटल ना होके अपने ऑक्साइड्स बना ले, अपने कार्बोनेट्स बना ले, अपने सल्फाइड्स बना ले, या कोई भी चीज अपने कंपाउंड्स बना ले, तो वो हम बोलते हैं कोरोजन हो गया। अब यहाँ पे इस मेटल को कंज्यूम किसने किया? यहाँ पे कंज्यूम किया एसिड ने। तो हम देख सकते हैं, इसको भी फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या इसके पीछे की केमिकल रिएक्शन पता है आपको? बहुत अच्छे से पता है, क्लास 8th में कराई गई थी और अभी हम फिर से भी कराने वाले हैं, फिर से भी इस चैप्टर में कराएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि मेटल के ऊपर जब भी एसिड डाला जाता है वो रिएक्ट कर देता है और सोल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे हम रिएक्शन नहीं लिख रहे क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जब भी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो यही चीज की रिएक्शन वहां लिखेंगे। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई कि मेटल के सरफेस पे जब भी एसिड डाला तो वो क्या कर जाता है? सोल्ट में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, यही ऑब्जर्व किया हमने, तो यही ऑब्जर्वेशन हमने लिख दी कि मेटल की सरफेस जो है वो एसिड्स की वजह से कोरोड हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये एसिड की प्रॉपर्टी हो गई, इट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है फॉर एसिड्स? द फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज कि जब भी हमारे पास कोई एसिड प्रेजेंट होता है, अब हमारे पास क्या है बेटा, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, इंडिकेटर्स उनको बोलते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा लिटमस पेपर। ठीक है, इंडिकेटर्स को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, एसिड्स के बाद हम इंडिकेटर्स को करेंगे, बट उससे पहले अभी देख लेते हैं कि हमने जो 8th क्लास में पढ़ा था कि एक लिटमस पेपर होता है, वो कलर चेंज कर देता है एसिड या बेस में डिप करने पे। जब भी हम उसको एसिड में डिप करेंगे या बेस में डिप करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो भी एसिड्स है वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। सो एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस हमारे पास दो तरीके का होता है, एक ब्लू कलर का पेपर होता है और एक रेड कलर का पेपर होता है। ठीक है, और जब हम ब्लू कलर के पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो हो जाता है भाई रेड। सो दिस ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड इफ इट इज डिप्ड इन एसिड। एसिड में डालने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर का लिटमस चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो हम यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं कि एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। ये हो गई भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने मेजर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली है, किस तरीके से हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो चीज है ये एसिड है। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर यहाँ तक इतना देखा, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ रही चीजें, तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पढ़ने बोलो भाई, है ना। तो ये हो गया हमारा एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे कि कितने तरीके के एसिड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने तरीके के एसिड है, ये हमने उनका फिजिकल बिहेवियर देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ एसिड प्रेजेंट विद अस, जितने भी एसिड प्रेजेंट है उनको देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस। तो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डन,
चलिए अब हमें बेटा जो शुरू करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी कि हमारे पास जितने भी एसिड्स प्रेजेंट है उन सब को हम क्लासेस में डिवाइड कर दें कि किन किन तरीके के एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अब हमें पढ़ना है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी कि जो भी एसिड प्रेजेंट है वो किस तरीके से हम उनको क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन जो है बेटा जी किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग बेसिस होते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है यानी कि एसिड को क्लासिफाई करने की, वो ये है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ यानी कि हमारे पास जो भी एसिड प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये चीज अब हमें करनी है, ठीक है। तो कैसे हम किसी भी एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे पास कुछ एसिड तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, स्किन पे डाल दो स्किन जल जाएगी, बट कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, मतलब एडिबल भी होते हैं। तो ऐसे कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड वीक एसिड है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ जो है ये क्लासिफिकेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, एसिड्स जो भी है उनको हम देखेंगे कि वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो देखना क्या है इसमें, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि कोई भी एसिड जो हमारे पास है वो वीक एसिड है या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसिड, आर्हेनियस ने क्या बोला था, जब कोई भी एसिड को हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लेट्स से हमने एक एसिड कंसीडर किया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया H+ + Cl-, ये डिसोसिएट हो गया एक्वस सोल्यूशन में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, अभी मैं बता रही हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों यहाँ पे है एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एसिड का काम था एक्वस सॉल्यूशन में आते ही डिसोसिएट हो जाना, ठीक है। तो एसिड का काम था डिसोसिएट हो जाना, और डिसोसिएट ये जब होगा तो क्या देगा, H+ एंड Cl-। बट हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो जितने H थे वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, निकल गए हैं HCl से, H+ निकल गया, Cl- निकल गया। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी एरो लगाई है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की। आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो कोई भी रिएक्शन अगर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन को चली जाए, यानी कि जितना रिएक्टेंट था वो पूरा कंज्यूम होके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जितनी कैपेसिटी थी, जितने H+ थे वो पूरे के पूरे इसने डोनेट कर दिए हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं HCl के, तो शुरुआत में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और आफ्टर डिसोसिएशन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा H+ आयन एंड Cl- 10, ठीक है। अगर हमने 10 से कंसीडर किया है तो 10 हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब HCl में जितने H थे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, यानी कि जो डोनेट होने वाले हाइड्रोजन थे, वो उस पूरे के पूरे डोनेट कर चुका है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। लेट्स से एक वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या करता है बेटा जी, ये देखते हैं, CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, CH3COO- + H+, डिसोसिएट हो गया। अब इस एसिटिक एसिड में सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन जो है बेटा, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब ये भी एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोनियम डोनेट करता है, ये भी एक हाइड्रोनियम डोनेट करता है, बट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि जहां पे जितना भी हम एसिटिक एसिड लेंगे वो पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा, कुछ एसिटिक एसिड अपने H+ डोनेट नहीं करेंगे, यानी कि हम जितना लाए थे एसिटिक एसिड को उतना H+ हमें मिला नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब लेस स्टेबल होते हैं, अगर हम कहेंगे थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, और ये अनस्टेबल होने की वजह से वापस से कंबाइन करके बैकवर्ड रिएक्शन कर देते हैं। यानी कि अगर एसिटेट आयन और H+ आयन प्रोड्यूस हुए थे तो थोड़े टाइम तक तो एसिटिक एसिड ब्रेक करके एसिटेट आयन और H+ देता रहेगा, बट कुछ समय बाद वो एसिटेट एंड H+ वापस कंबाइन करेंगे और वापस से एसिटिक एसिड फॉर्म कर देंगे।
ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, बाई डायरेक्शनल है। ये एसिटिक एसिड ब्रेक होता रहेगा और कुछ टाइम के बाद ये वापस आते रहेंगे और उस टाइम को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 10 मॉलिक्यूल से और शुरुआत में कुछ नहीं था, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे लेट्स से 3 मॉलिक्यूल्स बचेंगे और 7 आयंस यहाँ पे मिल जाएंगे H+ के और 7 मिल जाएंगे एसिटेट के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरा का पूरा एसिटिक एसिड ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास कितने H+ डोनेट करने को, डिपेंड किस पे करता है, क्या जितने डोनेटेबल यानी कि जितने रिमूवेबल हाइड्रोजन है वो डोनेट कर पाया कि नहीं कर पाया, पूरे डोनेट किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए तो वो हो जाएगा वीक एसिड, होगा सारे H+ जितने भी प्रेजेंट थे वो डोनेट कर दिए तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कर देते हैं। अब ये डिफाइन कैसे करेंगे कि कोई एसिड वीक है या कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कितना कोई भी एसिड ब्रेक हुआ है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना होगा यहाँ पे एक टर्म है जो हमें बताती है इसके बारे में, एक्सटेंट के बारे में, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और वो हमें बताता है कि कोई भी एसिड किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इसलिए उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, उनका अल्फा जो है कंप्लीटली हाई वैल्यू होगी, 100% अप्रॉक्सीमेट 100% यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। बट वीक एसिड जो है, वीक एसिड में अल्फा कम होगा, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड के केस में अल्फा जो है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी वैल्यू जो है लेस देन 100% होगी, यानी कि 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है, जब वो पूरा डिसोसिएट हो जाए, और वीक एसिड कब होता है, जब वो पूरा डिसोसिएट ना हो। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेटा जी जो हमारी है वो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड हम किस तरीके से किसी भी एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं हम, परसेंटेज आपको कैलकुलेशन करनी आती होगी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स 9th में सीखे होंगे, मोलैरिटी है जैसे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि अगर आपने 9th क्लास में जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये एक तरीके से हमने देखा, कुछ इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते थे कि कोई भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस तरीके से निकालते थे। तो यहाँ पे बात करते हैं एसिड को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसे कैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से डिफाइन होगा। पहला होगा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, और दूसरा होगा बेटा जी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब देख लेते हैं क्या होता है डाइल्यूट और क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मान लो हमारे पास कोई भी एसिड है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। अब कैसे पता चलेगा, मान लो हमारे पास एक एसिड है जो कि HCl और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, अगर मान लो तुमने 1 ml HCl लिया और उसमें 100 ml वाटर मिला दिया, अब बात करो क्या HCl स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही HCl, वही स्ट्रॉन्ग एसिड जो पहले स्ट्रॉन्ग था, उसमें अगर हमने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेस होगी, कॉन्सेंट्रेशन वेरी लेस होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेरी हाई, बहुत ज्यादा। अब ये कैसे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, क्या इसकी कोई लिमिट है जिससे मुझे पता चल सके कि ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है? इनको हम बोलेंगे रिलेटिव है,
रिलेटिव, अगर हमारे पास दो एसिड दिए हैं, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो किसको डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे हमें? तो क्या करना होगा, हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी उनकी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी तरीके से, जो भी हमें पता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज है, आपका मोल फ्रैक्शन है, किसी से भी अगर आप निकालते हैं, तो किसी से भी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली, तो जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, और जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। ठीक है, तो वही HCl जिसमें क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई। और कॉन्सेंट्रेशन हाई होने से क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लेस है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस एज कंपेयर टू डाइल्यूट। अब क्या ये हमेशा ही रिलेटिव रहेंगे? नहीं, कई बार क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, मतलब जिसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, बहुत कम सॉल्यूट हो, उसके रिलेटिव में कुछ ना भी हो तब भी हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। प्योर एसिड है तो कॉन्सेंट्रेटेड ही बोला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्योर तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल प्योर बिना पानी के, बिना सॉल्वेंट के तो एसिड एसिड होता ही नहीं है। किसी भी एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत होती है, समझे? तो क्योंकि सॉल्वेंट में ही तो वो डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, अगर हमारे पास बहुत कम सॉल्वेंट है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोल देंगे, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है तो उसको हम डाइल्यूट बोल देंगे। बट जब भी कंपैरिजन की बात आएगी, आपको कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ेगी कैलकुलेट करके, आपको पता होना चाहिए किसमें ज्यादा सॉल्वेंट है, किसमें कम सॉल्वेंट है, इसी तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो कैसे हो गया क्लासिफिकेशन, दो तरीके से हो गया। HCl का हमने लिया मान लो एग्जाम्पल, तो HCl डाइल्यूट भी हो गया, HCl कॉन्सेंट्रेटेड भी हो गया। ठीक है, और HCl क्या होती है, HCl इज अ गैस, यू वेरी वेल नो। HCl एक गैस होती है और उसमें हम डाइल्यूशन करके ही एसिड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारी, वो किस पे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, कि वो एसिड कहां से आया है, वो एसिड का ओरिजिन क्या है। तो इसमें किस तरीके के एसिड प्रेजेंट है, हमारे पास दो तरीके के एसिड होते हैं। एक तो होता है भाई ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। और ये जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं, इनको हम बोल सकते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जिनका ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से है, यानी कि किसी वेजिटेबल से है, किसी एनिमल से है, किसी फ्रूट से है, कुछ ना कुछ उसका ऑर्गेनिक सोर्स है, किसी न किसी ऑर्गेनिक सोर्स से वो मिला है। और इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक जो एसिड है वो कुछ ऐसे होते हैं जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स से बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन से बनते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के, और ये आपको लिस्ट जो है याद करनी पड़ेगी, आपकी एनसीईआरटी में लिस्ट दी हुई है बहुत सारे एसिड्स की, ये हम आपको इमेज भी दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी टेबल मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट दी है जो आपको पूछे जाते हैं, कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, ये कुछ एसिड्स हैं। फॉर्मिक एसिड कैसे होता है, आंट स्टिंग में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड कुछ देख लेते हैं। मिनरल एसिड जैसे H2SO4 है, ठीक है, H3PO4 है, ये क्या है, सल्फर H2SO4 की फॉर्म में मिल सकता है, फॉस्फोरस H3PO4 की फॉर्म में मिल सकता है। तो ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन है इनका। ठीक है, तो ये मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे HCl है, HCl यूजुअली इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, बट स्टमक में भी HCl मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा, वो इनऑर्गेनिक एसिड ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन है हमारा डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, यानी कि ओरिजिन क्या है इनका। ओरिजिन अगर ऑर्गेनिक है तो वो होगा ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। अब देख लेते हैं कुछ लिस्ट जिसमें हमें कुछ एसिड्स का नाम याद रखना है कि किसमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है भाई वो प्रेजेंट होता है मिल्क में। ठीक है, यूरिक एसिड यूरिन में,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिड है, हम यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे, उससे अच्छा है हम आपको लिस्ट जो है अपलोड कर दे। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कहाँ होता है भाई, एप्पल में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टैनिक एसिड जो है, टैनिक एसिड वो टी में प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में, इमली में, यानी कि कुछ इस तरीके से। फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, एंट स्टिंग में। तो कुछ ऐसे एसिड्स की लिस्ट है जो आपको याद रखनी होगी, लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हमने। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, H3PO4, HNO4, H2SO4, कुछ एग्जाम्पल है जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा जी क्लासिफिकेशन इनका, कि किस किस चीज से मिलके वो एसिड बना हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन। सो फर्स्ट जो है वो है हाइड्रा एसिड, और सेकंड जो है इसकी क्लास वो है ऑक्सी एसिड। क्या है भाई, ऑक्सी एसिड। तो दो तरीके के एसिड मिलेंगे हमें जब भी हम एसिड्स की लिस्ट देखेंगे। तो हाइड्रा एसिड कौन है, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF, ये क्या है हमारे हाइड्रा एसिड। और ऑक्सी एसिड कौन से हैं, जैसे कि H2SO4, HNO3, H3PO4, जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है अलोंग विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इनको या तो हाइड्रोक्सी एसिड कहेंगे या फिर ऑक्सी एसिड बोलते हैं। और दूसरा क्या है, हाइड्रा एसिड, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद एन एनायन, कोई भी एनायन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस एनायन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, फिफ्थ क्लासिफिकेशन। ये कर लेते हैं लास्ट, जो कि फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या कहता है हमें, डिपेंडिंग अपॉन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे ये पूछा जाता है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है एसिड की। तो देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पे, तो हमारे पास सबसे पहले बेसिसिटी क्या होती है ये जान लेते हैं हम। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H plus given by an acid is called its basicity। और एसिड जितने H प्लस देगा उसको बेसिसिटी कहते हैं, ऐसे ही बेसिस जितने OH माइनस देंगे उसको उसकी एसिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एसिड की बात करें तो बेसिसिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। लेट्स से यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। तो HCl कितने H प्लस देता है, 1, तो ये क्या हो गया, मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, H2SO4 क्या हो गया भाई, ये 2 H प्लस दे सकता है, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन में ये 1 भी देता है, तो ये वेरी करेगा। इसने 1 दिया है तो ये मोनो बेसिक की तरह बिहेव करेगा, इसने 2 डोनेट किया है तो ये डाई बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसको जनरली लिख लेते हैं डाई बेसिक एसिड, बाकी ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये 1 H प्लस देगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक। अगर हम बात करें H3PO4 की, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्राई बेसिक। अगर हम बात करें H4SiO4, H4SiO4 सिलिसिक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, सिलिसिक एसिड, ठीक है। सिलिसिक एसिड जो है वो कितने देगा, 4 H प्लस आर गिवन आउट, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा बेसिक एसिड।
ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें हमें पता करना है कि ये मोनोबेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है। जैसे कि हम बात करेंगे H3PO4 की, H3PO3 की और H3PO2 की। अब इसके अंदर अगर हम पूछें आपसे कि इनमें तीनों की बेसिसिटी क्या होगी, तो आप दूर से देख के बोलेंगे कि तीनों के पास 3H है और तीनों के तीनों क्या है, ट्राई बेसिक एसिड हैं। बट ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। कैसे गलत है? क्योंकि इसकी बेसिसिटी है 3, यहाँ पे बेसिसिटी है 2 और यहाँ पे है 1। कुछ इस तरीके से इनकी बेसिसिटी वेरिएट करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है, इनकी बेसिसिटी जो कि इस तरीके से हमें दिख रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि इनके पास 3 हाइड्रोजन होते हुए भी ये डोनेट नहीं कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब भी किसी भी फास्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे और यहीं से बात सीख लो, आपको काम आएगी। जब भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बनाने होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। सबसे पहला काम है, फास्फोरस को हमने एक ऑक्सीजन दे दिया डबल बॉन्ड की फॉर्म में, बचे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन। उनको क्या बनाना है, OH OH एंड OH, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही इसका बनाएंगे तो पहला काम क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो फास्फोरस को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डन। उसके बाद कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन आर लेफ्ट, हाइड्रोजन आर 3, तो 2 ऑक्सीजन जो है उनको तो हमने OH की फॉर्म में ऐड कर दिया। जो बचा हुआ हाइड्रोजन है इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, एक इस तरीके से दे दिया, कितना बचा, यहाँ पे H3PO2 आएगा। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पे एक ही बचा, तो उनको क्या कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया बाकी बचे हुए दोनों हाइड्रोजन को। तो ये है हमारे पास तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों जो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कुछ आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्यों यहाँ पे इनकी बेसिसिटी जो है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसके पीछे का रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वही डोनेट होता है। देखो तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े और यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। तो जैसे कि एसिटिक एसिड के केस में भी हमने देखा था, एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH, तो वहां पे भी सिर्फ एक H+ ही दिया जा रहा था। तो वो कौन सा था, जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे HCl, एक H+ दिया जाएगा। H2SO4 में देखेंगे, H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है और उसमें भी 2 हाइड्रोजन दोनों के दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों के दोनों डोनेट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एसिड जब होगा उसमें द H+ गिवन आउट will be the H+ will be the hydrogen that was attached to oxygen, यानी कि जो भी हाइड्रोजन गिवन आउट होगा एसिड के केस में वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होना चाहिए। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब ये तो कोई कंडीशन नहीं है ऑक्सीजन से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे भी एग्जांपल पता है जिसमें ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बट वो गिवन आउट नहीं होता, यानी कि दिया नहीं जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, ये पॉइंट से ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं बिल्कुल। अब हम इसको और मॉडिफाई करके बोलते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन जो डोनेट होता है वो तब डोनेट होता है जब उसके बाद जो बचा हुआ होता है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस जो उसका बचता है वो स्टेबल हो जाए। जैसे एसिटिक एसिड डोनेट करेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, सल्फेट डोनेट करेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब ये जो बच गई ये चीज यहाँ पे ये स्टेबल होनी चाहिए, तभी वो H+ दिया जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके स्टेबलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज आके स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो जब जब हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद जो बची हुई स्पीशी है वो अगर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है तो क्या हो गया भाई, वो H+ दिया जाएगा। ठीक है, वो H+ डोनेट हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे इनके केसेस देख लेते हैं। इनके केसेस में क्या हुआ, जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से एक H+ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज। यानी कि कॉन्जुगेशन में अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया, तो वो हो जाएगा आपका सेटिस्फाई और वहां से हम बोलेंगे कि ये चार्ज जो है स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आई, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इस तरीके से है तो वो स्टेबलाइज भी होना चाहिए।
अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली मान लो जितने भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही डोनेट होते हैं भाई, सीधा सा बात है। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें क्या है, हमारे पास एक एसिड है बोरिक एसिड H3BO3। अब आपसे कोई पूछे इसकी एसिडिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, तो आपको देखने में लग रहा है 3 हाइड्रोजन आर देयर, 3 ऑक्सीजन आर देयर। तो मैडम ने तो बोला था जिसका भी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है वो अपने H+ डोनेट कर देगा, जो भी H+ कनेक्टेड होंगे ऑक्सीजन से। तो आप क्या सोचते हैं कि ये 3 हाइड्रोजन डोनेट करेगा और इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। बट एक्चुअल में हम बोरोन की कहानी थोड़ी समझ लेते हैं। बोरोन का थोड़ा बुरा हाल है, क्योंकि बोरोन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो होता है 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे 2 और 3 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में है भाई 3 इलेक्ट्रॉन, उसने 3 OH को बुलाया, तो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए, शेयरिंग करके तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गए बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बने तो यहाँ पे बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 और 2, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन जब पैदा हुआ यानी कि बोरोन का एक्चुअल जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे देवर 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। फिर उसने क्या किया, मेहनत करके अपने 3 नए बॉन्ड बनाए, और एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो आपने देखा 3 बॉन्ड है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते। अभी भी क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। और हमने बहुत पहले पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी एलिमेंट जो है कंपाउंड क्यों बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वही नहीं हुआ यहाँ पे। तो बोरोन के हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पे जो अगर H+ डोनेट हो गया तो उसकी जो स्थिति होगी वो उससे संभाली नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो O नेगेटिव आएगा डोनेट करने के बाद, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास ना तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट मतलब छोड़ो इन सब चीजों को, बट कॉन्जुगेशन नहीं है, बस ये समझ लो कि नेगेटिव चार्ज आया ना, जो ये सारी चीजें 11th में पढ़ोगे, ऑर्बिटल एंड ऑल। ठीक है, आपने बस ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज जो आया यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं जिसको शिफ्ट कर सके वो। ठीक है, और बोरोन क्या है, बोरोन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, जैसे ही उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो वहीं पे बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, वो डोनेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके हालात कुछ इस तरीके से हैं कि जब भी हमने, यानी कि ये तो समझ लिया कि भाई ये तीनों H+ डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि वो उनको स्टेबलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, मोटी मोटी बात है इतनी। अब आगे की बात देखते हैं। यहाँ पे H3BO4 को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, बोरोन ठहरा भिखारी, अब भिखारी बोरोन को मिल गया वाटर, और वाटर के पास होता है ऑक्सीजन जिसपे होते हैं 2 लोन पेयर, कुछ इस तरीके से वो वही मांगने पहुंच जाता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। ठीक है, जब भी ऐसे डोनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, जब इस तरीके से कोई अपना पूरा का पूरा पेयर दे देता है उसको हम बोलेंगे ये कैसा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा O का हाइड्रोजन के साथ, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसने डोनेट किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, यहाँ से ये निकल जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपके पास, BOH होल 4, 3 थे, एक और आके जुड़ गया, H+ निकल गया और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H+ निकल गया। तो ये जो स्पीशी बनी, इस स्पीशी में क्या हुआ, इस स्पीशी में H3BO3 ने एक OH एक्सेप्ट कर लिया। अब आ जाओ, हमारी जो थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था H+ डोनर एसिड, H+ डोनर एसिड और H+ गेन करने वाला बेस, वैसे ही OH- डोनर बेस और OH- गेन करने वाला एसिड। ठीक है, अगर उसकी भी ना माने तो हम लुइस की थ्योरी पे चलते हैं। लुइस ने क्या कहा था, अगर कोई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो होता है एसिड, और इसने यहाँ पे सरेआम इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं ऑक्सीजन से एक पेयर लिया है, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो क्या बोरिक एसिड H+ डोनेट करने की वजह से एसिड है, नहीं। बोरिक एसिड क्यों एसिड है, क्योंकि वो एक OH- एक्सेप्ट करता है और बना लेता है H4BO होल 4, BO4। ठीक है, ऊपर माइनस, यानी कि इसने जो चीज बनाई है वो क्या बना ली भाई, H3BO3 ने क्या बना लिया, अब यहाँ पे BOH होल 4 नेगेटिव, कुछ इस तरीके से बना लिया है, और अब ये स्टेबलाइज हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में उसने कितने OH- गेन किए, 1, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। तो बोरिक एसिड की बेसिसिटी अगर हम लिखें तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1। ठीक है, क्यों हुई, OH- एक्सेप्ट करने के लिए, ना कि H+ डोनेट करने के लिए। ठीक है, OH- एक्सेप्ट करने के लिए इसकी बेसिसिटी हुई है 1, ये एक्सेप्शन केस है।
जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार रिप्ले करके देख लो, फिर भी नहीं आता छोड़ दो। 10th क्लास वालों के लिए अगर नहीं भी होता है तो कोई अगर तैयारी कर रहा है NSAJS की, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको पता होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में कराते, यहाँ पे नहीं कराते, यहाँ पे इसीलिए कराए ताकि आप लोग का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे शुरू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो भी चीजें आपको मटेरियल चाहिए वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।